सॉल्ट क्या होता है रविंदर सिंह बताओ। हाँ होता क्या है सॉल्ट। हाँ दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। सॉल्ट को लेके क्या बताया था आपको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन। ये फार्मूला आपको बताया है। चल ठीक है, अब मुझे बताएगा हिमांशु एलिमेंट क्या होता है। व्हाट इज एन एलिमेंट। व्हाट इज एन एलिमेंट हिमांशु। दैट सब्सटेंस which is made up of only one kind of atom, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं, है ना। और एलिमेंट का जब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। चल भाई रविंदर सिंह बता मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है, वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in valence shell, in valence shell is known as valence। ये आपको समझ आ गया, मैंने एक प्रकार से आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है। अब रिवीजन करने के बाद हम जहां से कल छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी, ठीक है। ओके, अब मैं इसको कर रहा हूं साफ। अब हम आएंगे डेफिनेशन के ऊपर। हम डेफिनेशन किसके पढ़ रहे थे, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम लोग, नॉर्मेलिटी। और आपको मैंने बताया था कि नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ। तो मैंने आपको क्या डेफिनेशन लिखाई थी कि इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। जो कल मैंने बात बताई थी आपको, है ना। अब मैंने आपको एक बात कल और बताई थी कि n किसके बराबर होगा, n होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा आपको मिलीलीटर में, मुझे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो मुझे 1000 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये बातें समझ आई। ओके ओके, रिस्पॉन्स देते चलो ना, रिस्पॉन्स देते चलो मेरे को। 4-5 बच्चे हो आप सारे, साथ साथ रिस्पॉन्स दो मेरे को। अब मैंने आपसे एक और बात पूछनी, आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट उपान मॉलिक्यूलर वेट, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ, है ना। अब देखना जी, अब मैं क्या लिख रहा हूं, इसी के नीचे लिखूंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान से देखना बच्चे, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका, ये होता है इक्विवेलेंट वेट उपान, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये होता है आपका गिवन वेट उपान इक्विवेलेंट वेट। पहले बताओ समझ आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
और नंबर ऑफ मोल्स, दोनों में क्या फर्क है? यहां पे भी मॉलिक्यूलर वेट है और यहां पे क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट आ गया। गिवन वेट दोनों का सेम, गिवन वेट दोनों का सेम। नंबर ऑफ मोल में जहां पे हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट और यहां पे क्या लिखा हम लोगों ने? इक्विवेलेंट वेट। पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आया रविंदर सिंह? समझ आया आपको? ओके, ये फर्क है, कॉपी में याद रखना, दिमाग में फिट कर लो इसको, दिमाग में आपने फिट कर लेना है इसको, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हमारे पास होता है गिवन वेट upon इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ मोल में क्या होता है? गिवन वेट upon मॉलिक्यूलर वेट। दोनों में फर्क क्या होता है? ये दोनों में सेम है, गिवन वेट, और यहाँ पे भी क्या है जी? गिवन वेट। फर्क यहाँ पे क्या है कि जहां पे है मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पे क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? इक्विवेलेंट वेट। अब बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब मैं आगे चल रहा हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस फार्मूले को कंप्लीट करूंगा। अब मैंने आपसे क्या पूछा, ये लिखूंगा मैं जहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? गिवन वेट किसका? सल्यूट का, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट। गिवन वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा आपको मिलीलीटर में। पहले बताओ, ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई? फार्मूला याद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, फार्मूला याद करना ही पड़ेगा आपको। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन हमारा हमें मिला है मिलीलीटर में। पॉइंट क्लियर? ये ब्रैकेट में डाल दे, इसको फटाफट से कॉपी में लिख लो, अपनी कॉपी पे लिख लो इसको, ठीक है? आई होप आपने इसको कॉपी पे लिखा होगा, ठीक है? ओके, मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब भी हम सेल्स को लेकर डिस्कस करते हैं, आप जो बच्चे 11th क्लास में मेरे से पढ़े थे उनको मैंने बताया था कि दो तरह के सेल होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था और आपने चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपके 12th क्लास में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब वहां पे हम सेल नहीं पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में जब 12वीं क्लास, वहां पे सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वहां पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम डील करते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वहां पर भी हमें सोल्यूशन बनाने होते हैं। और वहां पे जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हम कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, किसको बोलते हैं? नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हम लोग नॉर्मल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है? पॉइंट समझ आया आपको? तो कहने का मतलब एक लाइन लिख लो कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नॉर्मलिटी इज यूज, ऐसे लिख लो आप लोग, ठीक है? नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन टर्म इज यूज, ये लिख लो आप लोग कि वाइल, लिख लो आप लोग, मैं जहां पे लिख रहा हूं, वाइल डीलिंग विद electrochemical cell, while dealing with electrochemical cell, the term normality is used. The term normality is used. The term normality is used. अपनी कॉपी पे लिख लो इसको। आप बोलोगे सर अब मैं अभी समझ नहीं आया, तो अभी आप समझना भी नहीं है, अभी सिर्फ इसको रट्टा मार लो, ठीक है? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है? आई होप आपने इसको लिख दिया होगा। लिख दिया जी? ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, अब मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा। जो नॉर्मेलिटी जो है, क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? वो विल आंसर में, मुझे रविंदर सिंह बताएगा जी। रविंदर सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है कि नॉर्मेलिटी जो है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। रीजन बीइंग, क्या रीजन है? वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर के साथ क्या करता है? रेज करता है। अब मैंने आपसे एक कदम और आगे जाऊं, ओके, अगर मैं टेम्परेचर को करता हूं इंक्रीज, है ना? अब ये देखो जी, ये हमारा नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम हमारा क्या है जी? नीचे आ रखा है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं
अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का यहाँ पे क्या है जी? एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज करता है। यस सर नो? सारे बच्चे बोलो, जिसको डाउट है मेरे से पूछो। जब हम एक विकर पे जब बर्तन में पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद जब हम उसको गर्म करते हैं तो वेपर्स बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनते हैं, तो वो पूरा स्कैटर करते हैं तो ज्यादा स्पेस कवर करते हैं। वॉल्यूम क्या करता है हमारा? इंक्रीज करता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भाई वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या करेगी हमारी? डिक्रीज करेगी। कोई आपसे पूछेगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मलिटी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो आप आंसर करोगे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अगर वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर नॉर्मलिटी क्या करेगी हमारी? डिक्रीज करेगी। नॉर्मलिटी क्या करेगी हमारी? डिक्रीज करेगी। पहले मैं एक बात बताओ, आपको जो पॉइंट समझ आया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको विद्या पढ़ाई की कसम लगे, 12वीं क्लास की कसम लगे कि क्लास खत्म होने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर असाइनमेंट सेक्शन में डालोगे। जी मैं आपको कसम दे रहा हूं 12वीं की, सीधे 10% नंबर कम हो जाए जो मेरी बात ना मानेगा। ठीक है? जे मैं बोल रहा हूं अभी, जो सुन रहे हैं जी, मैं सीधा बोल रहा हूं जी। ठीक है? कसम दे रहा हूं 12वीं क्लास की, जो मैं क्वेश्चन अभी देने वाला हूं। ठीक है? जो कुछ मर्जी हो जाए, आपने इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करके ही आगे पीछे जाना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दे रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन है डिफाइंड मोलैरिटी, डिफाइंड नॉर्मेलिटी। तीसरा क्वेश्चन डिफाइंड मोलैरिटी। ये 3 डेफिनेशन आगे लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दीज कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑन दीज कंसंट्रेशन टर्म्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया जी। जैसे क्लास खत्म होगी आप इसका आंसर लिख के मुझे दो, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देख के लिखो। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सुंदर सा आंसर चाहिए। उसका फोटो खींच के आप असाइनमेंट सेक्शन में डाल देना तो मैं चेक कर लूंगा। तो ये आपका अभी होमवर्क मिल गया। बस मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यही नुकसान है कि टीचर जो है वो ना बच्चों को देख सकता है कि बच्चा टीवी लगा के पढ़ रहा है, चाय पीते हुए पढ़ रहा है, खाना खाते हुए पढ़ रहा है या टाइम पास कर रहा है, वो नहीं पता चलता। और दूसरा, जब मैं टेस्ट लूंगा बच्चा देख के लिख रहा है या बिना देख के लिख रहा है वो भी नहीं पता चलता। ठीक है? ये थोड़े से मेरे को लगता है इसकी कमी है जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बढ़िया है। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ओके, मैं आपको, वो ऑफलाइन तो है, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए मैं आई विल स्टार्ट द क्लासेस। तो मैं आपको कसम दे रहा हूं 12वीं क्लास की, अगर आपने चीटिंग की अब अपने आप से देख लो। ठीक है? आप इसका हर एक बच्चा चाहे गलत लिखो चाहे ठीक लिखो, इस डेफिनेशन का आंसर लिख के इसका फोटो खींच के असाइनमेंट सेक्शन में डालेगा जी। ठीक है? तो भाई किरणदीप अभी आ नहीं रही है, उसको मैसेज भेज देना, अभी सर ने जो काम दिया है। ठीक है? ये अपना क्वेश्चन कॉपी पे लिख लो, डिफाइंड मोलैरिटी, डिफाइंड नॉर्मेलिटी, डिफाइंड मोलैलिटी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस कंसंट्रेशन टर्म्स। ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्लास खत्म होने के बाद आप असाइनमेंट सेक्शन में मुझे दोगे। चलो आगे। पक्का? पक्का? अब मैं कह रहा हूं इसका आंसर देना जी, गड़बड़ी नहीं करना कोई। ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब मैं एक और कंसंट्रेशन टर्म बताऊंगा। ठीक है? वो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्ट्रेंथ। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको एस के साथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस के साथ। ठीक है? तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स
डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेंथ बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंथ का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, नीचे क्या आ गया हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिखूंगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दे रखा मिलीलीटर में, तो मुझे इसको 1000 के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया बच्चे? हमारा स्ट्रेंथ आ गया। ये क्या आ गया? हमारा स्ट्रेंथ आ गया। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो ये एक और कंसंट्रेशन टर्म जिसके द्वारा हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो कंसंट्रेशन टर्म जो है दैट इज स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, आपने इस डेफिनेशन को लिखा कॉपी में? ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर करना जी, ठीक है? और क्वेश्चन दूंगा, सोच समझ के आंसर करना जी। अब फटाफट से कॉपी खोलो और लिखो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन वाली डेफिनेशन अपने सामने रखो, ठीक है? और ये मैं साफ कर रहा हूं, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल जो आएगा वो न्यूमेरिकल आएगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है? न्यूमेरिकल आएगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर। थोड़ा सा फिर आइडिया देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इन कंसेप्ट को सीखो फिर आगे चलें। अब मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका है कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं काई बोलते हैं जी, ठीक है? तो मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था ए और दूसरा कंपोनेंट क्या था हमारे पास? बी। ए कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्यूट और बी कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। बी कंपोनेंट क्या आ गया हमारे पास? सॉल्वेंट आ गया, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ ए उपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अब सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा? एन वी किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू वी उपान एम बी, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। चलो मैं इसको और अच्छे ढंग से लिख लेता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है? यहां से क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके बराबर हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट upon सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा हो गया ना? ऐसा हो गया। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप कॉपी पे लिख लो इसको, मैं इसको साफ कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो हो गया गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब जो मैं बात करने वाला हूं उसको देखना है, ठीक है? अब कोई आपसे पूछेगा कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जे इसका मतलब हो गया, जे कह रहा है काई ऑफ ए निकालो। क्या निकालो? काई ऑफ ए निकालो। जे किसके बराबर होगा? जे बराबर होगा एन ए। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे आंसर बताएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? इसको मैं साफ कर लेता हूं। मैं पूछ रहा हूं, जे हमारे पास सोल्यूट था, जे हमारे पास सॉल्वेंट था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो दो कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स आगे एन ए, कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स आगे क्या बोला? एन बी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनके सम के बराबर होगा। आया समझ? अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, जब
अब मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ए का मतलब मैं बात कर रहा हूं काई ऑफ ए की बात कर रहा हूं। तो काई ऑफ ए किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप बोलोगे इट मे बी डिफाइंड एज रेशो। इसको रेशो बोलेंगे ना, इट मे बी डिफाइंड एज रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको समझ आया जे? आपसे अगर कोई पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब काई ऑफ बी की बात कर रहा हूं। तो काई ऑफ बी किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। इसके बराबर होगा। बताओ, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ बताते चलो। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जी मैंने आपको समझा दिया जी, ठीक है। अब मैं इसको साफ करूंगा। पहले क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको एक काम दूंगा। एक कंपाउंड लिख रहा हूं जी, CH2OH CH2OH। अब इसको क्या बोलेंगे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आपको पता होना चाहिए। बताओ 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 बताओ, इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? इथेन 1,2 डाइयोल। हाँ, लेकिन इसका कॉमन नेम है, लिख लो बच्चे, इस इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको मैं क्या काम दे रहा हूं? आपको मैं काम दे रहा हूं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। सिंपल सी बात है। निकालने का तरीका, पहले बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? कार्बन है इसमें 2। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 कितने हो गए? 4। जे 5 और जे क्या हो गए? 6। 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। ओके। अब एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 के साथ, टोटल हो गया 24। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 6 के साथ, तो ये हो गया 6। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 32। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल हमारे पास हो जाएगा 24 से 6 30 30 से कितना हो गया? 62 हो गया, 62 ग्राम। पहले बताओ समझ आया? मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता ना आपको? सबको आता है। आई होप सबको ही आता है। इसको बोलते हैं हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल। दिस कंपाउंड इज नोन एज इथिलीन ग्लाइकोल। 50 बार रिपीट करूंगा, याद हो जाएगा, चिंता ना करो आप लोग। तो CH2OH CH2OH, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज इथिलीन ग्लाइकोल। और जिन बच्चों ने 11th क्लास में आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पढ़ा है उनको पता होगा इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इथेन। ये काटना पड़ेगा मुझे, नहीं काटना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे डी आ रहा है जी, बॉबल नहीं है। बॉबल होता तो हमने काट देना था। तो इसका नाम पड़ गया इथेन 1,2 डाइयोल। दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, सोच समझ के आंसर करना, सोच समझ के, बिना किसी जल्दबाजी के मुझे बताना है। चलो मैं और आगे चलने से पहले, नहीं आप कर लोगे न्यूमेरिकल, मुझे पता आप लोग कर लोगे न्यूमेरिकल। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं जी, इसको साफ कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जी, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, बोर्ड पे नजरें बनाए रखो। अभी मैं क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लिखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल अभी बताया आपने, अभी मुझे बताया आपने कि सर हमारा इथिलीन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं CH2OH CH2OH। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर, इथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर
in solution containing 20%, ये लिख रहा हूं मैं, कार्बन कितने हैं 2, C2H6O2 containing 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। ये शब्द पे फोकस करना, क्या दिया आपको, बाय मास। बाय मास का मतलब वेट बाय वेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेट बाय वेट की बात हो रही है। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, कर लोगे। यहां पे आपके पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपके पास इथिलीन ग्लाइकोल, एक कंपोनेंट है आपके पास इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, है ना। ये किसके बराबर है, C2H, इसका आपको क्या बोला हुआ है, 20% है, 20% है इथिलीन ग्लाइकोल। अब 20% और साथ में दूसरा कंपोनेंट क्या दिया आपको, वाटर दे रखा है। अब सोच समझ के मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से करो, उसके बाद मैं बोर्ड पे करता हूं इसको। शाबाश, करो शाबाश प्रैक्टिस। फिर कह रहा हूं दो कंपोनेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी निकालना है, और उसके बाद काई ए का फार्मूला आपको बताया एन ए उपान एन ए प्लस एन बी। काई बी का फार्मूला भी आपको बताया है एन बी उपान एन ए प्लस एन बी। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब इसका आप इस्तेमाल करो और मुझे क्वेश्चन करके बताओ, सोच समझ के, अपना दिमाग लगाना मैंने, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको दे रखा है, बस आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है और इस न्यूमेरिकल का आंसर निकाल के आपने मुझे देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्टार्ट। अच्छा, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो, हाँ मैं देखूं क्या कर रहे हो आप लोग। कैमरा ऑन करो, कॉपी पकड़ी हुई है आपने हाथ में, जाने तो सुन रहे हो, शाबाश। ओए अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे, कॉपी दिखाओ। हाँ हाँ, कॉपी पे रखो कैमरा और करो, प्रैक्टिस करो, कॉपी पे रखो, आई वांट टू सी, कॉपी पे रखो, शाबाश, कॉपी पे रखो और क्वेश्चन करो, शाबाश, आई वांट, हाँ कॉपी रखो, कॉपी पे पूरा फोकस रखो, कॉपी पे, आई वांट टू सी, हाँ करो करो करो, शाबाश, करो करो, कॉपी पे फोकस रखो पूरा, करो क्वेश्चन। 2 मिनट दे रहा हूं, मैं देखता हूं आप क्या लॉजिक लगाते हो। हिमांशु पुत्र, हिमांशु पक्का कुत्ते के साथ खेल रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, हिमांशु गायब हो गया है, शाबाश है। करो करो करो, क्वेश्चन करो जी, क्वेश्चन करो, शाबाश। मुझे पहले बताओ 20% इथेनॉल का मतलब कितने ग्राम इथेनॉल है, ग्लाइकोल है, सॉरी 20 ग्राम है, तो वाटर कितने ग्राम होगा, वाटर कितने ग्राम होगा, शाबाश। टोटल सॉल्यूशन का वेट होना चाहिए 100 ग्राम, परसेंटेज का चाहिए मतलब होता ना 80 ग्राम वाटर, बस बहुत बढ़िया। मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूं साथ साथ में, बोर्ड देखो, शाबाश। इसका मतलब हो गया कि 20 ग्राम हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल, और 80 ग्राम क्या है हमारे पास, 80 ग्राम है हमारे पास वाटर, राइट, समझ आया बच्चे। और वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना है जी, 18, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका कितना है मॉलिक्यूलर वेट, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला, 62 ग्राम, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। और वाटर का वेट कितना दिया आपको, ये देखो 80 ग्राम दिख रहा है ना आपको, 80 ग्राम दे रखा है, तो 80 ग्राम आपको दे रखा है वेट, और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है
18, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? मुझे कराओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। और इसको कॉपी पे लिखो, साथ साथ में कॉपी पे लिखो इसको। 4.2 लिख रहा हूं बच्चे, 4.2 मोल लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो किसके बराबर होता है? गिवन वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, Eg लिख रहा हूं, Eg का मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो कितना वेट दे रखा आपको बच्चा? 20 ग्राम, शाबाश। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 62। बताओ इसका वैल्यू निकाल के बताओ, फटाफट से निकाल के बताओ, इसका वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज गिवन वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, करके बताओ कितना आंसर आया इसका? नो 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 नो, इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.3 आएगा कुछ, 0.32 आएगा। अब आपके पास क्या आ गया? इसको मान लो आप कंपोनेंट था आपका जे ए, इसको मान लो आपका जो कंपोनेंट क्या था बी। अब मैं ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था इसको साफ कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ आपने इसको लिख दिया होगा। अब आपने क्या करना है? अब आपको निकालना है काई ए, निकालना है काई ए। क्या हो गया आपका? वाटर। ये वाटर वाली साइड लिखी थी ना, जो ग्लाइकोल वाली साइड लिखी थी, इसको मान लो बी। आपका काई ए किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है बच्चे, आपका एन ए किसके बराबर आ गया? 4.2 डिवाइडेड बाई एन ए कितना है? 4.2 प्लस कितना आ गया बच्चे? 0.32। ठीक है, अब आप इन दोनों को करोगे जमा, 4.2 इन दोनों का जमा करके 4.20 डिवाइडेड बाई 0.32 4.52। इसको जब आप डिवाइड करोगे ना, जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ गया हमारे पास? काई बी, काई बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जे किसके बराबर होगा? एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, इसके बराबर होगा। और आपका आंसर किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 0.32 डिवाइडेड बाई जे वैल्यू। बोलो बोलो, वैसे भी कर सकते हो, ये तो आपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया आपने, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 4.2 प्लस 0.32, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 4.2 4.52 आंसर करोगे आपका आंसर, नो ना 0.32 जो करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया रविंदर, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, आपको जो बातें समझ आई? अच्छा, वंशिका को समझ आई? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, करके बताओ मुझे, करके बताओ और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास बुक है प्रैक्टिस करो, चीजों को सीखो। सीखना सिर्फ जे वाला पॉइंट था ना जो सोल्यूशन में, कंसंट्रेशन टर्म्स मैं बोलूंगा कि जे मुश्किल था। अगर आपने इसको सीख लिया, आगे आने वाले कंसेप्ट जो है ना, बड़े सिंपल से कंसेप्ट है, बड़े सिंपल से कंसेप्ट, बड़े मजेदार, वो तो कहानी टाइप कंसेप्ट है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है। यहां पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन कंसेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका होल्ड बनेगा। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच समझ के क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिमाग से क्वेश्चन करना। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, calculate the molarity and normality of a solution
of a solution containing 9.8 gram of H2SO4. 9.8 gram of H2SO4 in 250 centimeter cube वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान पूर्वक जो क्वेश्चन करो, सोच समझ के क्वेश्चन करो। पहले मोलैरिटी का फार्मूला लिखो, वहां देखो मुझे क्या चाहिए, फिर आप लिखो नॉर्मेलिटी का, वहां पे आपको चाहिए इक्विवेलेंट वेट। फिर बच्चे आपको दे रहा हूं 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, अपनी कॉपी पे जो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो। ठीक है, कैमरा अपनी कॉपी पे फोकस करो और मुझे देखना है जी, आप फटाफट से कैमरा फोकस करो अपनी कॉपी पे। शाबाश, करो करो प्रैक्टिस करो, करो प्रैक्टिस, करो प्रैक्टिस, शाबाश। कॉपी पे फोकस करो, आई वांट टू सी आप प्रैक्टिस करो। करो क्वेश्चन, बड़ा सुंदर सा तो लिखा है, प्रैक्टिस भी करो। शाबाश, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, शाबाश। वंशिका आप भी करो, कॉपी पे फोकस रखो, पूरा कॉपी पे फोकस। अब करो, क्या कर रहे हो आप, शाबाश। लगाओ, पहले मोलैरिटी का फार्मूला लिखो, मोलैरिटी का फार्मूला लिखो और देखो आपको क्या गिवन दिया है। आपको गिवन क्या दिया है, पहले देखो आपको दिया क्या है, गिवन दिया क्या है फार्मूले में, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है, जो चीज नहीं है उसको अप्लाई कर। अच्छा, H2SO4 का गिवन वेट आपको दे रखा है, दैट इज 9.8 ग्राम। आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, H2SO4। पहले मैं खुद करके दे रहा हूं ताकि बच्चों आप कोशिश करो फार्मूले को अप्लाई करना सीखो। अब हाइड्रोजन है आपके पास 2, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन हो गए तो हो जाएगा 2। सल्फर का होता है 32, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक मास है 32। तो सल्फर हो गया हमारा, एक ही सल्फर है तो 32 मल्टीप्लाई 1 32। ऑक्सीजन आ गए हमारे पास कितने, 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा हमारा 64। तो क्या आंसर आएगा इसका, 4 8 98 ग्राम। करो करो शाबाश, करो करके, बस आप चुप रहो प्रभजोत, आप चुप रहो, मुझे पता आपको आता है क्वेश्चन। करो करो शाबाश, करो। बहुत ही बढ़िया। अब कैमरा ऑफ कर लो, अब आंसर करके मुझे बताओ शाबाश। बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। गलत है बच्चे, 196 गलत है। इतना कैसे आगे 196 नॉर्मल, ध्यान से देखो, मुझे दिखाना कॉपी पे क्या गलती की है, मुझे दिखाना, दिखाना कॉपी पे फोकस करना, दिख नहीं रहा है मेरे को अभी। एक मिनट एक मिनट। ओह क्या करते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, गिवन वेट उपान इक्विवेलेंट वेट, वो गलत कर दिया आपने प्रभजोत। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट उपान इक्विवेलेंट वेट। जे जे किसके बराबर होगा आपका, 98 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर तो 9.8 ही रहेगा। समझ आया प्रभजोत, प्रभजोत नहीं समझ आया प्रभजोत, आप ये गलत करो, नॉर्मलिटी गलत कर रहे हो। हाँ, ये जो आपने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 98 डिवाइडेड बाई 2, ये गलत है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला देखो, वो किसके बराबर होता है,
गिवन वेट उपान इक्विवेलेंट वेट। समझ आई बात? प्रभजोत प्रभजोत हाँ गलत कर रहे थे। अच्छा ओके ओके। अब चलो, अब हिमांशु बता, कॉपी पे फोकस कर। वंशिका आप कॉपी पे फोकस करो। हाँ देखो कहाँ गलती कर रहे हो। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं ना ऑफ करके फिर से ऑन हो रहा हूँ। 2 बार आवाज आ रही है मेरे को, डबल डबल कट के फिर ऑन हो रहा हूँ।